बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल के आज हम यूनिट 5 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। तो यूनिट 5 में आपके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराए दे रहा हूँ, शेष आपके इसमें के जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल आपके जो है 8 आपके यूनिट हैं, 8 आपके जो है चैप्टर हैं। तो बहुत ही शीघ्र अन्य जितनी भी इसके शेष जो चैप्टर आपके बच रहे हैं मैं इसी माह में करा दूंगा। और एग्ज़ाम से पहले पहले मैं मॉडल पेपर को भी सोल्व करूंगा। और एग्ज़ाम से पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम से हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का महासंग्राम का भी वीडियो आएगा। तो मेरा कहना मतलब यही है, यदि आप कोई बुक नहीं खरीदते, कोई सीरीज नहीं खरीदते, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी बीए की तैयारी आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ऑल सब्जेक्ट की। तो चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से हम इसी की जो है 5 यूनिट को भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका है जियोग्राफी का, बीए फर्स्ट ईयर था लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। पेपर का आपको यहाँ से नेम देख लेना है, फिजिकल जियोग्राफी। यदि आपको भी फिजिकल जियोग्राफी ही पढ़ना है तो आपका भी यही सिलेबस रहेगा, क्योंकि यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम ही है। यदि आप अदर जो है स्टेट से देख रहे हो, तो यदि आपको भी यही पढ़ना है, फिजिकल जियोग्राफी ही पढ़ना है, तो आपका भी जो है यही सिलेबस आपका होने वाला है। तो चलिएगा, सीधे हम जो है यूनिट 5 को आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो यूनिट आपका 5 क्या है, ये सबसे पहले देख लो। यूनिट आपका जो 5 है, इसमें आपको पढ़ना है कि वायुमंडल की संरचना क्या है, इसके संघटक क्या हैं। फिर आपको इसी में अगला क्वेश्चन है कि सूर्यताप किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं, फिर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय हवाएं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन कि वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना को जानने से पहले कि वायुमंडल है क्या, इसके बारे में समझ लो, तो ज़्यादा आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, इसकी संरचना का भी वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल क्या है, सबसे पहले ये जान लो। तो वायुमंडल जो है गैसों का जो है एक आवरण है, जो पृथ्वी के चारों ओर जो है अदृश्य, मतलब जो दिखाई हमको नहीं देता है, वो पृथ्वी के चारों ओर है, इसी को हम जो है वायुमंडल कहते हैं। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर कई सौ जो है किलोमीटर की मोटाई का एक जो है गैसीय आवरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह जो है वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही जो है ऊपर टिका हुआ है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव का जो अस्तित्व भी इसी वायुमंडल के कारण ही जो है। मतलब पृथ्वी पर जो जीव जंतु रहते हैं, इसका जो अस्तित्व है ये वायुमंडल के कारण ही जो है, ये जो लोग जो है रह पाते हैं, अपना जीवन यापन कर पाते हैं। हम लोग भी जो है इन्हीं वायुमंडल के कारण ही जो है धरती पर जो है आज जो है हम लोग जो है जीवित हैं, अपना जो है जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। फिर यहाँ से आगे लिखा कि पृथ्वी के विभिन्न परत के जीवों का अस्तित्व भी इसी वायुमंडल के कारण ही जो है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी जो है चंद्रमा की तरह जो है वीरान होती। मान लो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ये ना होता, ठीक है, गैसों का आवरण ना होता, तो पृथ्वी जो है कैसी हो जाती, चंद्रमा की तरह वीरान हो जाती। यद्यप जो है वायुमंडल की संरचना के अन्य जो है कई तत्वों का सहयोग, परंतु इसमें जो है 99% जो है जो मात्रा जो है केवल गैसों का ही है। ठीक है, तो वायुमंडल का जो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है 99% जो है गैसों का ही आवरण है वायुमंडल। क्योंकि गैसों के जो कि ऑक्सीजन, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है, कह सकते हो यदि ऑक्सीजन नहीं होगा कि व्यक्ति का जीवन जो है नहीं चल पाएगा। तो सबसे जो गैसें हैं मनुष्य के जो है, कह सकते हो उसको अस्तित्व के लिए, मनुष्य को जीवित रखने के लिए काफ़ी रोल निभाती हैं। तो यहाँ से इसके हम संरचना के बारे में भी हम विधिवत हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से एक और भी रिवार्ड ने इसकी परिभाषा लिखा है। वह कहते हैं कि पृथ्वी को चतुर्दिक्त जो है व्यक्त करने वाला ग्रहों का अंश स्वरूप गैसों का एक आवरण है। मतलब पृथ्वी को एक चतुर्थक व्याप्त करने वाला एक गैसों का एक आवरण है, इसी को हम जो है वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों के आवरण को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। आप इसकी परिभाषा अपने अनुसार भी बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। ठीक है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का जो है गठन कई अनेक प्रकार की जो है गैसें, जलवाष्प और ठोस कणों से इसका जो है, कह सकते हैं इसका निर्माण हुआ, इसका गठन हुआ है, जैसे कि गैसें। तो वायुमंडल की संरचना में गैसों का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि शुष्क वायुमंडल में ये मुख्यतः जो है 10 गैसें पाई जाती है। एक पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है, सभी को पता होगा, सबसे ज़्यादा यही गैस पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन आपकी 21% आपकी पाई जाती है। आर्गन लगभग जो 1% पाई जाती है। ये 3 गैसें जो आपकी जो है प्रमुख गैसें हैं। और भारी गैस जो है वायुमंडल की जो है नीचे परतों में जो है, तथा हल्की जो गैसें हैं पृथ्वी की ऊपर परतों में जो स्थित है। जो आपकी जो है पृथ्वी की जो नीची परत है, इसमें आपकी जो है भारी गैसें हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, इसके ऊपर क्या है, ये हल्की गैसें जो है विराजमान है, ठीक है, स्थित है। तो इस तालिका के माध्यम से हम गैसों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके वायुमंडल में जो है विराजमान है, जो कि उपस्थित है। तो सबसे पहले है आपकी नाइट्रोजन है N2,
क्योंकि नाइट्रोजन आपकी जो है 78% आपके जो है वायुमंडल में स्थित है। इसके बाद आपका ऑक्सीजन है जो कि 21% करीब करीब जो आपके वायुमंडल में ये जो है गैस है। इसी के कारण जो है व्यक्ति का जो है कह सकते हो सांस लेता है। ऑक्सीजन यदि नहीं होगा तो व्यक्ति जो है उसकी कह सकते हो मृत्यु हो जाएगी। फिर है आर्गन, जो कि पॉइंट जो है 93% पाई जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 कहते हैं, इसकी जो है प्रतिशत बहुत ही कम है। फिर है नियान, हीलियम। तो इस तरह की गैसें जो है हमारे वायुमंडल में जो है विराजमान है। लेकिन जो मुख्यतः जो हमारी गैसें हैं वो हमारी जो है एक है नाइट्रोजन, दूसरी है जो है ऑक्सीजन। दो ही मुख्यतः हमारी जो है वायुमंडल में गैस जो है काफ़ी मात्रा में व्याप्त हैं। तो यहाँ से जो है क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ओजोन, ये भी जो है गैसें हमारे जो है वायुमंडल में जो है उपस्थित है। फिर यहाँ से है जलवाष्प। तो जलवाष्प ये भी जो है हमारे वायुमंडल का एक कह सकते हो उसका एक आवरण होता है। तो जलवाष्प क्या है, यह वायुमंडल का जो है सबसे सर्वाधिक जो है परिवर्तनशील जो है तत्व है। धरातल के निकट जो इसकी मात्रा 1% से लेकर 4% तक जो है पाई जाती है। मतलब धरातल जिस पर हम रहते हैं, ये जलवाष्प की मात्रा जो है 1% से लेकर 4% तक इसकी जो है मात्रा पाई जाती है। वायु को जो है जलवाष्प की प्राप्ति, जैसे कि अब जो जलवाष्प होता है इसकी प्राप्ति कैसे होती है, जैसे कि झीलों, जो नदियाँ होती, जो सागर होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती, तो इसके भीतर जो है वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जो है जलवाष्प का जो है निर्माण होता है। और जलवाष्प की जो है मात्रा पर तापमानों का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। और जो है विषुवत रेखा पर अधिक वर्षा एवं जो है मेघों के कारण अधिक जो है जलवाष्प पाई जाती है। मरुस्थलों में जो है अधिक वाष्पीकरण के कारण जलवाष्प जो है शून्य प्रायः होता है। वो अधिक तापमान होने पर वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो अधिक होती है। अनुमान लगाया गया है कि सूर्य ताप के प्रति सेकंड यानी जो है 1.6 करोड़ टन जल भाप बनकर उड़ जाता है। यद्यपि वायुमंडल में उपस्थित कुल जलवाष्प जो है घनीभूत होकर वर्षा में जो है बदल जाते हैं, तो कुल धरातल पर जो है ये 2.5 वर्षा जो है ये करते हैं या फिर होगी। तो ये भी जो है इसका घटक है, संघटक है, किसका है, वायुमंडल का। फिर इसमें धूलकण, ये भी जो है इसके संघटक हैं, धूलकण भी। तो वायुमंडल के जो है निचले भागों में अनेक प्रकार की जो अशुद्धियाँ पाई जाती है, इसमें धूलकण मुख्य हैं। मतलब जो वायुमंडल की जो निचली परत जो भाग है इसमें है धूलकण। इसकी उपस्थित जो है मरुस्थलों के जो है रेत उड़ने, ज्वालामुखी उद्गार और उल्कानों के जो है गिरने से औद्योगिक क्षेत्रों में वायुमंडल में जो है धुएं के कारण अधिक जो है पाए जाते हैं धूलकण। और जो है समुद्री और झीलों के ऊपर जो है रासायनिक जो लवण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जो है सूक्ष्म जीवाणु भी जो है वायुमंडल में जो है मौजूद होते हैं। तो ये सभी अशुद्धियाँ जो अधिकतर वायुमंडल के निचले भाग में रहती हैं। और सूर्य ताप का अवशोषण, परावर्तन, उसका प्रकीर्णन करने के जो है इन कणों का जो है विशेष योगदान रहता है। तो पृथ्वी पर बहुत सारे जो है धूलकण होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि हवा चलती तो काफ़ी जो है रेत भी उड़ती है, धूलकण रहते हैं। तो बहुत सारे जो है और भी गैसें भी रहते हैं जो कि सूर्य से जो किरणें आती हैं तो उसको सोख लेती हैं। ठीक है, उसको परिवर्तित करने में काफ़ी जो है रोल निभाती हैं। तो ये भी इसका क्या है, संगठक है धूलकण भी। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम इसके जो है वायुमंडल के मुख्य जो इसकी परतें हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी का जो है वायुमंडल मुख्य रूप में जो है 5 भागों में इसको जो है बांटा गया है, बना है। एक है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है जो है ताप मंडल, पांचवा है आपका जो है बाहिर मंडल। तो ये जो है परतें ऊंचाई के साथ जो है बदलती जलवायु और रासायनिक विशेषताओं को जो है दर्शाती है, जिससे जो है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ठीक है, इनकी परतों के बारे में हम देखेंगे। आपको एग्जाम में जो है कोई ना कोई इसमें की जो है परत आपकी एग्जाम में पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल क्या है, ठीक है, समताप मंडल क्या है। तो आपको घबराना नहीं, इनकी परिभाषा आपको लिख देना है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल क्या है इसको हम समझेंगे। तो यह जो है पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ये क्या है, ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ये जो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं इसी को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, जिस पर हम रहते हैं इसी को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ऐसा लिखा भी हुआ है, यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है, जिस पर हम रहते हैं इसी को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी विशेषता की हम बात करें तो यह जो है लगभग सभी जलवाष्प और वायुमंडल के जो है 80% द्रव्यमान इसी परत में है। मौसम की सभी घटनाएं जैसे कि बारिश होना, ठीक है, बादल का बनना, तूफान आना, यही सब जो है इसी जो है क्षोभ मंडल में ही होते हैं, पृथ्वी पर ही होते हैं। ठीक है, इसकी एकदम ऊंचाई की बात करें तो जो क्षोभ मंडल है ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान इसका जो है घटता है। मतलब आप जो है पृथ्वी पर रहते हो तो इसकी जो है परत कुछ दूर तक जो है यानी जो है इसका रेंज है, आप जैसे ऊपर आप जाते जब आप जाओगे तो क्षोभ मंडल का जो अस्तित्व है कम होता जाएगा। ठीक है,
यानी ऊंचाई बढ़ने से तापमान इसका जो है घटता है। फिर इसमें है अगला जो है समताप मंडल। ये क्या है? अभी मैंने आपको जो है क्षोभ मंडल बताया, तो क्षोभ मंडल जिस पर आप रहते हो इसके थोड़ा सा ऊपर की जो परत है, ठीक है, इसके थोड़ा सा जो ऊपर की परत है इसी को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। तो इसमें जो है ओजोन की परत होती है। इसमें क्या होती है? ओजोन की लेयर होती है जो सूर्य की जो हानिकारक जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसको सोख लेती हैं। सूर्य से जो आने वाली जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं जिसको जो है सीधे आपकी त्वचा पर यदि पड़ जाएंगी तो आपके कह सकते हो अनेक प्रकार की त्वचा संबंधी आपको रोग हो जाएंगी। तो क्षोभमंडल में जो है एक ओजोन लेयर एक स्थित है जो कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं पराबैंगनी हानिकारक जो किरणें हैं उसको सोख लेती हैं। और जो हवाई जहाज जो है इसी परत की निचली परत में जो है उड़ते हैं। जो हवाई जहाज जो ऊपर उड़ते हैं वो खूब ऊंचे आपको दिख रहे होंगे। तो जो लेयर है आपकी क्षोभमंडल की, तो क्षोभमंडल की इस नीचे वाली लेयर पर जो है आपके हवाई जहाज जो है इस नीचे वाले लेयर पर जो है उड़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से है इसके तापमान की बात करें तो तापमान जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है ये बढ़ता है, ठीक है। जैसे ऊपर जाएगा इसका तापमान क्षोभमंडल का बढ़ेगा। फिर है इसमें मध्य मंडल। तो ये जो है समताप मंडल के ऊपर है, ठीक है। पहले आपका क्षोभ मंडल था यहाँ, उसके बाद आपका समताप मंडल जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ कौन है? मध्य मंडल आपका है। ये मध्य मंडल मतलब जो है ये समताप मंडल के ऊपर ये स्थित है। विशेषता की हम बात करें मध्य मंडल की, तो उल्का पिंड जो है इसी परत में पृथ्वी के पास, ठीक है, पृथ्वी के पास जो है आने पर जो है जल जाते हैं। तापमान की बात करें तो यह जो है वायुमंडल की सबसे जो है ठंडी परत है जहाँ जो है तापमान जो है कह सकते हो 90 डिग्री सेल्सियस जो है गिर सकता है, ठीक है। फिर अगले हम बात करें जो कि आपका समताप मंडल है जो कि मध्य मंडल के थोड़ा सा ऊपर रहता है, उसके और ऊपर ये रहता है। तो यह जो है परत जो होती है बहुत गर्म होती है, ठीक है, और यह जो है दिखाई नहीं देती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है जिसको ISS कहते हैं इसी परत में जो है परिक्रमा करता है। इसके तापमान की बात करें तो इसका जो तापमान बहुत ही है, जैसे कि यहाँ से दिया हुआ है कि 1980 डिग्री सेल्सियस तक जो इसका जो तापमान है पहुँच सकता है। हालांकि हवा का घनत्व जो है बहुत कम होता है वहाँ पर। फिर है बाह्य मंडल। यह जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। यह जो है धीरे धीरे जो है अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में जो है विलीन हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत कम होता है और वायुमंडल के अणु जो है परमाणु पृथ्वी से जो है दूर पलायन करते हैं। ये जो है जो अंतरिक्ष है उसके सबसे नज़दीक की जो है ये लेयर होती है, ठीक है, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वहाँ पर बहुत ही कम होता है और जो है वायुमंडलीय और जो अणु व परमाणु पृथ्वी से दूर जो है पलायन करते हैं। तो इस तरह से इन सभी जो है परतों के बारे में आपको लिख देना। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य ताप किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में आइसोलेशन कहते हैं। तो सूर्य ताप किसे कहते हैं, जिसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य ताप मतलब सूर्य का ताप, सूर्य की जो ऊर्जा होती है इसी को हम सूर्य ताप कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। अब इस तरह से भी बनाकर देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे, ठीक है। मेरी जितनी भी क्लासें रहते हैं मैं अधिकतर आपको विद एग्जाम्पल के साथ भी बताता चलता हूँ, जिससे आपको जो है कोई भी रटना नहीं है आपको, बल्कि समझना है कि हमको लिखना क्या है इसके अंतर्गत एग्जाम में। बस आप आसानी से लिखाओगे, रटोगे तो हो सकता है आपको 1 वीक तक आपको याद रहे, 2 दिन तक याद रहे, बात को भूल जाओगे। तो रटना बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन का आपको आंसर आपको समझना है केवल बस। अब सूर्य ताप क्या है? तो वायुमंडल था पृथ्वी की उष्मा का प्रधान जो है स्रोत क्या है? सूर्य है। मतलब जो है जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारी पृथ्वी है, इसमें जो उष्मा का जो स्रोत क्या है कहोगे? सूर्य है। तो सूर्य जो है यही जो सूर्य की जो ऊर्जा है, सौरिक ऊर्जा को ही हम सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, इसी को हम सूर्य ताप कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। दूसरे शब्दों में हम कहें तो लघु तरंगों के रूप में संचालित लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई सौरिक ऊर्जा को ही हम सौर जो है विकिरण या सौर ताप कहते हैं। सौर विकिरण और सौर ताप दोनों एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछेगा सौर विकिरण, घबराना आपको नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है। इसी को हम सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य जो सौरिक ऊर्जा होती है इसी को सूर्य ताप कहते हैं। बहुत ही अच्छी परिभाषा है, आप इसको तो भूल ही नहीं सकते हो। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से और भी परिभाषा थोड़ी सी लिखी हुई सूर्य ताप के बारे में। तो पृथ्वी की और लघु तरंगों के रूप में आने वाले विकिरण को हम सूर्य ताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य ताप की मात्रा सूर्य से विकिरित यह ताप ऊर्जा की मात्रा से बहुत कम होती है, क्योंकि एक तो पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत छोटी है,
और दूसरा यह जो है सूर्य से बहुत दूर है। इसके अलावा वायुमंडल में जो उपस्थित जो जलवाष्प है, धूल के कण जो है, ओजोन जैसे कि अन्य जो गैसें सूर्य ताप की जो मात्रा रहती है उसको सोख लेती है। इनका कहना मतलब ये है कि पहली बात सूर्य ताप किसे कहते हैं, पृथ्वी की ओर जो है जो लघु तरंगों के रूप में आने वाली जो विकिरण होती है इसी को हम सूर्य ताप कहते हैं। क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से काफी दूर है, सूर्य की वहां से जब एनर्जी आती है, उसकी जो ऊर्जा आती है, तो वहां तो बहुत उसके घनत्व रहता है, काफी जो है उसकी ऊर्जा रहती है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते उसकी जो ऊर्जा क्या है थोड़ी कम हो जाती है। उसका जो तापमान, उसकी जो गर्मी है पृथ्वी पर आते आते जो है कम हो जाती है। और पृथ्वी पर हमारे बहुत सारे गैसें विराजमान, क्योंकि वायुमंडल जो है गैसों का ही आवरण है। तो यहाँ पर जो हमारे जलवाष्प में है, जो धूल के कण हैं, जो ओजोन लेयर है, तो आते आते नीचे की जो गैसें हैं उस जो कह सकते हैं उसकी जो गर्मी है उसको संतुलित कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अवशोषित कर लेती हैं कुछ मात्रा गैसों की। इस तरह से आपको जो इसके बारे में आपको जो है लिखना है। अब यहाँ से हम वायुमंडलीय दबाव के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले वायुमंडल क्या है फिर से हम यहाँ से आपको बता दें। हमारे चारों ओर जो गैसों का जो आवरण है इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। इसकी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन सभी का मतलब एक ही है। जैसे कि यहाँ से परिभाषा लिखी हुई है कि हमारे जो है और की वायु की जो है परतों को हम वायुमंडल कहा जाता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या पृथ्वी के जो है कई किलोमीटर ऊपर तक जो है फैला हुआ है वायुमंडल। फिर यहाँ से हम वायुमंडलीय दबाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह जो है वायुमंडल में मौजूद हवा के भार के कारण जो है लगाया गया वायुदाब होता है। मतलब जो है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में आपको जो है बहुत सारी आपकी गैस जो है विराजमान, क्योंकि वायुमंडल जो है गैसों का ही एक आवरण है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं तो उसका जो प्रेशर लगता है पृथ्वी पर, तो इसी को हम प्रेशर को ही हम वायुदाब कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। यहाँ से मान लो आपका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो ये जो प्रेशर होता है जो लगता है, ठीक है, जो फोर्स लगता है एरिया में, तो इसी को हम वायुदाब कहते हैं। यहाँ से लिखा भी हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो है वायु की परत है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर जो गैसों की जो आवरण है, जो परत है वायुमंडल की, इसी को जो है वायुमंडल कहते हैं, जो वायु की जो परत है। और यह जो है पृथ्वी से कई किलोमीटर तक ऊपर तक जो है फैली हुई है। ये जो परत है वायुमंडल की पृथ्वी से ऊपर कई किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और यह जो है इसमें जो है बहुत सारी गैसें आपकी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि इसमें गैसें जो हैं। तो इन गैसों, ये जो गैसें हैं, ये सभी गैसों का जो भार होता है, क्योंकि किसी न किसी सभी चीज़ों का एक भार होता है। आप गैस सिलेंडर भरा के लाते हैं तो उसका भी एक भार रहता है, तो वो जब खत्म हो जाता है तो हल्का हो जाता है। तो गैसें चाहे जितने भी आपके वायुमंडल में मौजूद हों, तो सबका एक जो है वेट होता है, उसका एक भार होता है। तो इन सभी गैसों का एक भार होता है और वे सभी दिशाओं पर जो है दबाव डालती है। जो गैसें हैं ये सभी दिशाओं पर जो है ये जो है प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं। तो इसी हम गैसों के दबाव को ही हम वायुमंडलीय जो है दबाव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, आपको इतना आपको लिखना है। ठीक है, अब वायुमंडलीय दबाव के बहुत सारे जो इसके कारण है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो जैसे कि ऊंचाई, वायुमंडलीय दबाव के बहुत सारे कारण, जैसे कि ऊंचाई। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव जो होता है ये कम हो जाता है। मान लो जो है कोई यहाँ से कोई गैसें हैं पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर, तो इसका जो दबाव बनेगा पृथ्वी पर वो ज़्यादा रहेगा। यदि आप ज़्यादा ऊपर जब गैसें चली जाएंगी तो उसका प्रेशर इतना थोड़ा नहीं लग पाएगा। तो मतलब ऊंचाई जो है ज़्यादा ऊंची जब चली जाएगी गैसों, जो गैसें हैं, ठीक है, वायुमंडलीय, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय जो दबाव है कम होता है, क्योंकि गैसों की एक उसकी लिमिट होती है कि इतनी दूरी तक जो है गैसों का आवरण होता है। आप गैसों के आवरण से आप ऊपर निकल जाओगे तो उसका प्रेशर इतना थोड़ा ना हो पाएगा। तो इनका कहना मतलब यही है कि ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडलीय दबाव जो है कम हो जाता है। और जैसे जैसे आप जो है ऊपर जाते हो तो आपके ऊपर जो है हवा कम जो है होती जाती है। मतलब आपके ऊपर जो मंडलीय जो हवाएं होती हैं, क्योंकि आपकी वायुमंडल जहाँ तक फैला हुआ है यहाँ तक आपको हवाएं ज़्यादा मिलेंगी। तो हवाओं के द्वारा जो दबाव बनता है, जो इसमें जो गैसें जो विराजमान हैं, इसी को हम जो है वायुमंडलीय जो है दबाव कहते हैं या फिर दाब कहते हैं। जब आप ज़्यादा ऊपर चले जाओगे तो उसका प्रेशर इतना जो है नहीं रह पाएगा, क्योंकि हवाएं वहाँ जो है कम हो जाती है। जितना आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो ऊपर आपको इतने जो है हवाएं आपको चलती नहीं, आपको प्रतीत होंगी, नहीं आपको मिलेगी। तो यही यहाँ से लिखा हुआ कि जैसे जैसे आप जो है ऊपर जाते हैं आपके ऊपर जो है हवा जो है कम होती जाती है, जिससे जो है दबाव जो है कम हो जाता है। फिर है तापमान। तो गर्म हवा जो है ठंडी हवा की तुलना में कम जो है घनी होती है, जिससे जो है गर्म क्षेत्रफल में जो है दबाव जो है कम हो जाता है। इसके विपरीत जैसे कि ठंडी हवा जो होती है ये घनी होती है, इसका जो दबाव होता है अधिक होता है। जो गर्म आपकी हवाएं होती हैं उसका प्रेशर कम रहता है, जो ठंडी आपकी हवाएं रहती हैं उसका दबाव ज़्यादा रहता है।
ये चीज़ यहाँ से दिया होता है। तापमान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका मौसम कैसा है। यदि मौसम जो है ठंडा है तो प्रेशर ज़्यादा जो है इसका रहेगा, जो है दबाव ज़्यादा रहेगा वायुमंडलीय दबाव। यदि जो है तापमान जो है गर्म है तो कम रहेगा। यदि ठंडा है तापमान तो जो है ठंडियों की सीजन पर जैसे कि, तो उस समय दबाव जो है ज़्यादा होता है। फिर इसमें आर्द्रता, तो आर्द्रता में क्यों इसकी बात करें अगले कारक की, तो जलवाष्प शुष्क वायु की तुलना में कम जो है संघनन होता है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व जो है कम हो जाता है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु का जो प्रेशर रहता है कम हो जाता है, जिससे वायुमंडलीय दाब जो है भी जो है कम हो जाता है। फिर है मौसमी जो है प्रणाली है, मौसम भी डिपेंड करता है कि मौसम किस तरह का है, तो उसके ऊपर भी जो है ये भी जो है प्रभावित करता है आपके जो है कह सकते हैं वायुमंडलीय दबाव को। फिर है मौसमी जो परिवर्तन होता है, भौगोलिक विशेषताएं सभी, जैसे कि वैश्विक जो है पवन पैटर्न यानी हवाओं का जो पैटर्न होता है, ये भी जो है इसको प्रभावित करते हैं। फिर से मैं लास्ट में जो क्वेश्चन है, वायुमंडलीय जो है हवाएं किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो वायुमंडल में जो हवाएं चलती हैं इसी को हम वायुमंडलीय हवाएं कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, ये हवाएं जो है वे होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के क्षैतिज रूप में चलती हैं और उच्च वायुदाब क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो है बहती हैं, फिर जो है चलती हैं। मतलब जो है ये जो हवाएं हैं ये वायुमंडल के जो है क्षैतिज रूप में चलती हैं, वायुमंडल में जो है विराजमान हैं, जो कि क्षैतिज रूप में चलती हैं और जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र से, ये जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न जो है वायु क्षेत्र की ओर जो है चलती हैं, ताकि जो है दाब की असमानता को जो है संतुलित किया जा सके। ये हवाएं जो है सौर ऊर्जा द्वारा गर्म होने पर वायुमंडल के जो है संवहन से उत्पन्न होती हैं और हमारे मौसम को नियंत्रित करती हैं और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी जो है ये निभाती हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर ये कैसे काम करती हैं, जैसे कि सूर्य का ताप, तो पृथ्वी का वायुमंडलीय जो है सूर्य की ऊर्जा से जो है गर्म होता है। मतलब जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये किससे गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की जो है गर्मी से गर्म होता है। और वायुदाब में भिन्नता, जैसे कि जब हवा के जो है गर्म होने पर दाब में जो है भिन्नता आती है, जिससे उच्च दाब निम्न दाब वाले क्षेत्र में जो है बनते हैं। फिर है पवन का निर्माण, हवाएं हमेशा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है बहती हैं, जिससे जो है वायुमंडलीय हवाओं का जो है निर्माण होता है। और वायुमंडल का जो है संतुलन की हम बात करें इसमें, तो जो है यह हवाएं दाब की इन असमानताओं को संतुलित करने की प्राकृतिक की जो है एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से जो परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि हवाएं जो है हमेशा उच्च दाब से यानी हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की ओर ये चलती हैं, जिससे वायुमंडलीय हवाओं का निर्माण होता है। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। जितने भी इसमें क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए थे। वायुमंडल की संगठन, इसके जितने भी प्रकार थे, परत थे, सूर्यताप, वायुमंडलीय हवाएं और वायुमंडलीय आपके जो है कह सकते हो दबाव, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। यूनिट आपका 5 पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 6 बहुत ही शीघ्र ये भी आपका आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिससे मैं कोई भी वीडियो मेरा जो न्यू आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।